दिनांक 20 मे पासून अहोरात्र प्रयत्न करून प्रत्येक गावामध्ये छोट्या छोट्या गावामध्ये प्रशिक्षण मार्गदर्शन कार्यशाळेचं आयोजन स्वतः करून आणि त्यामध्ये स्वतः विद्यार्थ्यांसोबत संवाद साधून त्यांनी आपल्या सचिनजी बुरगाटे सर सन्माननीय छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मूर्तीचं या ठिकाणी पूजन करीत शिवाजी महाराज प्राध्यापक आनंद मांजरखेडे सरांना विनंती आहे त्यांनी केडीके इंजिनिअरिंग कॉलेज नागपूर माननीय प्राध्यापक आनंद बुरगाटे साहेब 5000 पेक्षा जास्त ज्यांच्या मार्गदर्शन कार्यशाळा झालेल्या आहेत. आयडॉल ऑफ महाराष्ट्राचा अवॉर्ड त्यांना प्राप्त आहे. त्यांच्याकरिता सुद्धा एक संधी म्हणून या कार्यक्रमाचा अत्यंत सकारात्मकपणे स्वीकार करून आम्हाला हा कार्यक्रम आयोजनाकरिता आपली इमारत आणि हे सर्व संसाधन उपलब्ध करून दिलं त्याबद्दल त्यांचे शतशः ऋणी आहोत. कार्याचा आहे आणि तो सामाजिक कार्याचा पिंड हा फार महत्त्वाचा आहे. सन्माननीय प्राध्यापक आनंद मांजरखेडे सर, जोरदार टाळ्या वाजवून आपण आनंद मांजरखेडे सरांचं या ठिकाणी स्वागत आणि सत्कार करीत आहोत. या कार्यक्रमाचे खरे असे विक्रम भाऊजी ठाकरे या कार्यक्रमाला आवर्जून मार्गदर्शन करणार आहेत. असलेल्या या कार्यक्रमाला माजी विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष नितीन भाऊजी, नागरिक
बाहेरगावून आलेले ज्यांना खऱ्या अर्थाने असे विवेकानंद यांच्या पावन स्मृतीत मी विनम्र अभिवादन करतो. आजच्या होऊ घातलेल्या विक्रम ठाकरे मित्र परिवार व भारतीय महाविद्यालय मोर्शी यांच्या संयुक्त विद्यमानाने जो रोजगार उत्सव या ठिकाणी संपन्न होत आहे, या महाविद्यालयांचे संपूर्ण प्राध्यापक वृंद तसेच ज्यांना आम्ही विनंती करून या ठिकाणी या कार्यक्रमाला विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित राहण्याची विनंती केली, असे संपूर्ण या ठिकाणी मोर्शीतील संपूर्ण मान्यवर आणि ज्यांच्यासाठी हा आजचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे, या ठिकाणी उपस्थित असलेले माझे विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो आणि ज्यांच्या मेहनतीने म्हणजे नाव जरी या ठिकाणी विक्रम ठाकरेचं असलं, पण मला तरी असं वाटते की टीम वर्क असल्याशिवाय ते संपन्न होऊ शकत नाही. आणि सतत या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी ज्यांनी माझ्या खांद्याला खांदा लावून या ठिकाणी काम केलेले आहेत, असे विक्रम ठाकरे मित्र परिवारातील संपूर्ण सदस्यगण, सर्वप्रथम मी या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींना एक वेळा पुनश्च टाळ्या वाजवण्यासाठी आपल्याला विनंती करतो की आपण आता या ज्या मी टाळ्या ज्या आपल्याला वाजवायला लावलेल्या आहेत, ह्या मी टाळ्या तुमच्या स्वतःसाठी वाजवायला लावलेल्या आहेत. कारण या ठिकाणी बरेचसे विद्यार्थी या ठिकाणी असे असतील की जे ते पहिल्यांदा या ठिकाणी इंटरव्ह्यूला फेस करणारे असतील आणि बरेचसे विद्यार्थी या ठिकाणी 10वी 12वीतील असतील, जे आता त्यांच्या जीवनातील टर्निंग पॉईंट जो आहे त्या टर्निंग पॉईंटवर आहेत. आणि मी याच्यासाठी आपल्याला टाळ्या वाजवायला लावल्या की जोपर्यंत व्यक्ती स्वतः कौतुक करत नाही, तोपर्यंत त्या व्यक्तीचं कौतुक हे इतरही लोक ते करत नाहीत. म्हणून सर्वप्रथम आपण आपला आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडन्स आणि स्वतःचं कौतुक करणं शिकलं पाहिजे. म्हणून मी हा सर्वप्रथम तुम्हाला या ठिकाणी टाळ्या वाजवायला लावलेल्या आहे. या भाषणाची सुरुवात मला एक तुम्हाला गोष्ट सांगून करायची वाटते. एक गोष्ट आहे गौतम बुद्धांची, ज्यांनी अखिल भारतीय विश्वाला शांतीचा संदेश दिला. एके दिवशी त्याच्या शिष्यांनी त्यांचं प्रवचन एका ठिकाणी आयोजित केलं आणि त्या प्रवचनाला जवळपास 100 लोक उपस्थित होते. कालांतराने गौतम बुद्ध त्या ठिकाणी आले आणि तिथं आले आणि न बोलता डबल पुन्हा वापस चालले गेले. मग त्या 100 लोकांमधले कुजबूज चालू झाली, पण 100 लोकांनी काही त्या ठिकाणी चर्चा केली नाही. मग पुनश्च त्यांच्या शिष्यांनी दुसरं प्रवचन त्यांचं आयोजित केलं. पुनश्च त्या 100 लोकांमधले 70 लोक त्या प्रवचनात उपस्थित झाले आणि गौतम बुद्ध पुन्हा आले, पुन्हा 5-10 मिनिटं थांबले आणि पुन्हा निघून गेले. पुन्हा त्या जे काही श्रोते वर्ग होते त्यांची चिडचिड झाली, पण पुन्हा काही न बोलता ते वापस चालले गेले. तिसऱ्यांदा पुन्हा शिष्यांनी त्यांचं प्रवचन त्या ठिकाणी आयोजित केलं आणि त्या प्रवचनाला जवळपास 30 ते 40 लोक उपस्थित होते आणि पुन्हा गौतम बुद्ध काही न बोलता पुन्हा वापस चालले गेले. आणि आता त्या लोकांचा जे श्रोते वर्ग होते त्यांचा संयम तुटला आणि ते मनातल्या मनात कुटकुट करायला लागले. आणि मग तुम्हाला सुद्धा आता विद्यार्थी मित्रांना असं वाटत असेल की बाबा हे गौतम बुद्ध 3-4 वेळा त्यांनी त्यांच्या शिष्यांनी सभा आयोजित केली, पण गौतम बुद्ध त्या ठिकाणी काहीच बोलले नाही. आणि जशी तुमच्या मनात कुजबूज त्या ठिकाणी चालू झाली असेल, तशीच त्या श्रोत्या वर्गांच्या मनात कुजबूज त्या ठिकाणी चालू झालेली होती. आणि चौथ्यांदा त्यांच्या शिष्यांनी मग शेवटची सभा आयोजित केली. त्या ठिकाणी 10 ते 15 लोक त्या ठिकाणी उपस्थित होते. आणि मग गौतम बुद्धाला जे सांगायचं होतं त्यांनी त्या ठिकाणी प्रवचन दिलं आणि प्रवचन दिल्यानंतर लोक त्या ठिकाणी निघून गेले. आणि मग त्यांच्या शिष्याला जो मनात प्रश्न भेडसावत होता
त्यांनी गौतम बुद्धाला विचारलं की आम्ही पहिल्यांदा सभा आपली प्रवचनाची आयोजित केली, दुसऱ्यांदा आयोजित केली, तिसऱ्यांदा केली, पण आपण त्या ठिकाणी काहीच बोलले नाही आणि चौथ्या सभेत त्या ठिकाणी आपण बोलले, असं का बरं? गौतम बुद्ध हसले आणि त्यांनी सांगितलं की जे काही पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या सभेतले लोक जे होते ते फक्त त्या ठिकाणी शरीराने आलेले लोक होते. त्यांना तू बोलवलं म्हणून ते लोक आलेले होते, पण मला ते जे उपस्थित श्रोते वर्ग जे होते ते मला मनाने त्या ठिकाणी कुठेच काही दिसले नाही. आणि जोपर्यंत आपण मनाने एखादी वस्तू जोपर्यंत करत नाही तोपर्यंत आपल्याला त्याच्यात यशस्वीता त्या ठिकाणी भेटत नाही. आणि जोपर्यंत आपण 100% एखाद्याला जोपर्यंत गोष्ट देत नाही तोपर्यंत आपण कुठल्याही फील्डमध्ये त्या ठिकाणी यशस्वी होऊ शकत नाही. त्या ठिकाणी बुद्धांनी सांगितलं की मनात जिद्द, संयम आणि अभ्यास करणे या सगळ्या गोष्टी अंगीकृत त्या ठिकाणी करत नाही तोपर्यंत आपल्याला कुठल्याही क्षेत्रात यशस्वी पदार्पण त्या ठिकाणी होऊ शकत नाही. आणि मला असं वाटते की या ठिकाणी जे काही माझे विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींना आले असतील त्या क्षेत्रात आपल्या यशस्वी पदार्पण करायचं आहे ते यशस्वी झाल्याशिवाय त्या ठिकाणी राहणार नाही. आता या रोजगार उत्सवाचं आयोजन जे विक्रम ठाकरे मित्र परिवाराने या ठिकाणी केलेलं आहे, या आयोजन करण्याचं मागचं उद्दिष्ट काय? तर मला आणि माझ्या मित्र परिवाराला बऱ्याच प्रसंगात वरुड आणि मोर्शी भागात फिरण्याचा त्या ठिकाणी प्रसंग येत असतो. आणि या सगळ्या फिरत असताना आमच्या एक गोष्ट लक्षात आली की आपला भाग हा 70% भाग हा शेतीशी निगडीत आहे. आणि बरेचसे विद्यार्थी हे आपलं ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन, कोणी ITI केलं असेल, कोणी ग्रॅज्युएशन केलं असेल, कोणी पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं असेल किंवा त्याच्या व्यतिरिक्त ज्या ज्या फील्डमध्ये त्यांनी आपला अभ्यासक्रम पूर्ण केला असेल आणि ज्यांच्या घरी शेती आहे ते शेतीशी निगडीत व्यवसाय करायला लागले. आणि ज्यांच्या घरी शेती नाही आहे, ज्यांची उपजीविका हे शेतीवर नाही आहे किंवा इतर व्यवसायात नाही आहे, असे माझे बरेचसे बेरोजगार मित्र या ठिकाणी बेरोजगार आम्हाला या वरुड मोर्शी भागातल्या परिसरात त्या ठिकाणी दिसून आले. आणि आमच्या सगळ्या मित्र परिवारांनी त्या एके दिवशी ठरवलं की आपण आपल्या या वरुड मोर्शी भागातल्या मुलांसाठी एक रोजगार उत्सवाचं, एक रोजगार मेळाव्याचं या ठिकाणी आयोजन केले पाहिजे. आणि जेणेकरून या रोजगार मेळाव्यातून बऱ्याचशा आपल्या वरुड मोर्शी भागातील विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी नोकरी लागेल. आणि जरी एखाद्या विद्यार्थ्याला या ठिकाणी नोकरी नाही लागली तर अनुभव हा माणसाचा कुठेच त्या ठिकाणी वाया जात नसतो. या ठिकाणी जरी तुम्हाला एखाद्या वेळेस नोकरी नाही लागली पण या ठिकाणी तुम्हाला इंटरव्ह्यूचा अनुभव सन्मान्य सचिन बुरघाटे सर जे तुम्हाला 1-1.5 तास या ठिकाणी स्पीच देणार आहे, त्यांचा वक्तृत्वाचा अनुभव, हा अनुभव कधीच वाया जात नसतो. आणि हा अनुभव तुम्हाला आता जरी कामी नाही आला तर भविष्यात निश्चित मला या ठिकाणी खात्री आहे की हा अनुभव तुम्हाला कामी आल्याशिवाय या ठिकाणी राहणार नाही. आणि शेवटी थांबताना एकच आपल्याला सांगावं असं वाटते की आपल्याला जेव्हापासून समज येते म्हणजे 8वी-9वी पासून आपण एक समजदारीचा पाऊल आपल्या आयुष्यात टाकत असतो. आणि माझ्या अनुभवातून आलेले सगळे प्रसंग सांगतो की आपल्या डोक्यात एकच असते की आपल्याला लोक काय म्हणतील. आपण आपल्या स्वतःचा विचार कधीच करत नाही. आपल्या डोक्यात एकच विचार असते की आपल्याला लोक काय म्हणतील. पण मला आपल्याला या ठिकाणी सांगायचं आहे की लोक ना तुमच्या सुखात असतात ना दुःखात असतात. कारण सुखाचे दुःखाचे प्रसंग आले तर आपल्याला फेस करावं लागते. म्हणून आयुष्यात किती कठीण परिस्थिती आली, कठीण परिस्थिती जरी तुमच्या हातात नसली तरी आनंदी जीवन कसं जगायचं हे निश्चितच तुमच्या हातात आहे. आणि हे आयुष्य हे निसर्गाने, ईश्वराने आपल्याला दिलेलं आहे. हे खूप अनमोल आयुष्य आहे. आणि आपल्या आई वडिलांच्या, आपल्या नातेवाईकांच्या, आपल्या सगळ्या पितृतुल्य मंडळींच्या इच्छा आकांक्षा ह्या आपल्यावर अवलंबून आहे. म्हणून आपण आपलं आयुष्य हे आनंदी जगलं पाहिजे आणि या आयुष्याचा आनंद घेतला पाहिजे. सुख आणि दुःख हे आयुष्यात येत असतात. त्याच्यासाठी थांबता थांबता एक स्वामी विवेकानंदाचा एक कोट आपल्याला
सांगायचं वाटते. इन अ डे when you don't across any problem, you can be sure that you are be traveling in the wrong path. म्हणजे दैनंदिन जीवन जगत असताना जर तुम्हाला कुठल्याही प्रकारच्या अडीअडचणी आणि जर अडथळे जर आले नाही तर आपण समजून जायचं की आपलं आयुष्य हे चुकीच्या मार्गानं चालू आहे. कारण आयुष्यात अडीअडचणी आणि हे अडथळे येणारच आहे, पण ते आपल्याला खंबीरपणे हे पार पाडवायचे आहे. एवढंच मी आपल्याला या विक्रम ठाकरे मित्र परिवार रोजगार उत्सवाच्या अनुषंगाने या ठिकाणी सांगू इच्छितो. आणि पुनश्च मी सन्माननीय बांबोडे सरांचं मनापासून तुमचं आभार मानतो सर, आणि आपल्या संपूर्ण स्टाफचं, आपल्या मॅनेजमेंटचं, की आम्ही आपल्याला विनंतीसाठी आलो होतो आणि आपण या ठिकाणी लगेच आमच्या विनंतीला मान दिला आणि आपल्या कॉलेजचा प्रिमायसेस आपण या ठिकाणी आमच्यासाठी उपलब्ध करून दिला. आणि मी पुनश्च आमच्या सगळ्या विशेष सदस्यगण ज्यांना आम्ही आमंत्रित केलं ते या ठिकाणी उपस्थित झाले, त्यांचं सुद्धा मी या ठिकाणी आभार मानतो. आणि विक्रम ठाकरे मित्र परिवारातल्या सगळ्या सदस्यगणांचं सुद्धा आभार मानतो की आपल्या सगळ्या वेळ दिल्यामुळेच हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित होऊ शकला. आणि ज्यांच्यासाठी हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे अशा संपूर्ण विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींचे सुद्धा या ठिकाणी आभार मानतो. थांबतो. धन्यवाद. लेकिन जिस तरीके का कार्य मेरे संस्था के ज़रिए होता रहता है, वो कार्य की वजह से कई बार युवाओं के बीच आना या तो उनसे बात करना, उनसे संबोधन करना इतना आसान नहीं हो पाता है. लेकिन इस बार विक्रम जी से इस विषय के ऊपर जब बात हुई, जब इस विषय पर बात हुई तो फिर मन बना लिया था कि इस कार्यक्रम को जाना है और आप सभी लोगों से ऐसे विषय के ऊपर जो शायद इस वक्त का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उस पर बात करनी है. मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी मात्रा में इस कार्यक्रम के लिए आए हो. वास्तव में देश के लिए ये बहुत सकारात्मक बात नहीं है कि जब अनएम्प्लॉयड यूथ इतना बड़ा है पता चलता है, तब शायद डर इस बात का भी लगता है कि समाज में फ्रीक्वेंसीज का ये हो रहा है, नज़दीक है. इसका बैटरी चेंज कर सकता है, बहुत देर से डालिए. यदि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग वो वाला माइक पोडियम ले लेंगे, अगर ठीक नहीं होता. नज़दीक है. यस. सो इस देश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, बट फिर भी उसकी व्यवस्था, उसका प्रशिक्षण, उसका ट्रेनिंग लगातार आयोजित हो, ये मंशा लेकर विक्रम जी और उनका परिवार, उनका मित्र परिवार जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, उन सभी लोगों ने ये सोचा, उस पर विचार किया. ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. इस विषय के ऊपर जब चर्चा हो रही थी और यह कार्यक्रम का आयोजन लगभग 20 मई से शुरू हुआ है, तो 20 मई से जब यह कार्यक्रम चालू हुआ तो बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स को अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँव में ट्रेनिंग दिया गया. और ट्रेनिंग इसलिए दिया जा रहा था कि आप जॉब ले सके, आप इंटरव्यू प्रोसेस को सही तरीके से समझ सके, और उसके बाद इन सभी लोगों को इस पंडाल के नीचे एकत्रित किया गया है. जब इस विषय पर बात हुई कि क्या किस किस्म का मार्गदर्शन होना चाहिए, किस विषय पर चर्चा करनी चाहिए, तो दो बातें बहुत खुल के सामने आई. एक, हम सब लोग जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, जॉब पाने की जब प्रिपरेशन करते हैं, तो एक बात बड़ी खुल के हमारे समाज में बहुत ताकतवर तरीके से नजर आती है, जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपके कामयाबी का सबसे बड़ा बैरियर बन के खड़ा हुआ है, जिस वजह से शायद हम लोगों को अच्छा जॉब बहुत आसानी से नहीं मिलता, या तो फिर जो बिजनेस हम करना चाहते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं. और वो है हमारे ऊपर का हमारा विश्वास. अमरदीप जी ने अपने एंकरिंग में इसका जिक्र भी किया एक जगह पर. उन्होंने बोला भी कि हम में से लगभग सभी लोगों में
जीवन के अलग अलग पड़ाव के ऊपर आपको ये जरूर महसूस होगा कि आप किसी ना किसी से थोड़े इंफीरियर है, थोड़े कद में, सोच में, सोशल स्टेटस में, कभी कभी ज्ञान में थोड़े छोटे हैं, कम है। और जब जब ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जहन में जब वो प्रवेश कर लेता है, जाता है, तब ना हम हमारे ऊपर का विश्वास खो बैठते हैं। और जब वो विश्वास खो देते हैं तो अगर अभी हम लोग रोजगार के ऊपर बात करें तो उसी का उदाहरण लेंगे। अगर वो खो दिया तो खोने के बाद उन 10 मिनटों में जहां पर इंटरव्यूअर आपको जज करने वाला है, तो उस 10 मिनटों में जो आपकी हालत होती है, उस हालत के बेसिस पर हम लोगों को जॉब मिलने के चांसेस ड्रामेटिकली डाउन हो जाते हैं। क्योंकि वैसा देखा जाए, मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पे स्पेशली जो उम्र में बड़े हैं वो मेरी इस बात के साथ सहमत होंगे, किसी इंसान के 10 मिनटों में पहचान कराना इतना आसान नहीं है। आप 10 मिनटों में किसी को कैसे जज कर सकते हैं? आप 2 4 5 सवाल पूछ लेंगे और अच्छा, एक और खास बात कि इंटरव्यूअर यानी इंटरव्यू लेने वाला ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि सामने वाला व्यक्ति घर से प्रिपेयर्ड होकर आया है। 2 4 5 सवाल तो ऐसे हैं कि हम लोग रट्टा मार के जाते हैं। हेलो एवरीबॉडी, हेलो सर, हेलो मैम, माय नेम इज XYZ, आई एम फ्रॉम ब्ला 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 सिटी एंड आई हैव डन ब्ला 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 एजुकेशन, थैंक यू सो मच सर। इतना तो रट्टा मार के आ जाते हैं। तो रट्टा मार के आए हुए हैं, 10 मिनटों का प्रिपरेशन किया हुआ है, हमारे जैसे लोग आपके साथ इस विषय को बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट टॉक दे रहे हैं, तो भी उस 10 मिनटों में डर इंसान के ऊपर इतना हावी हो जाता है कि इंसान उन 10 मिनटों में भी अपने रियल वाले व्यक्तित्व को उन लोगों के सामने नहीं रख पाता है। और कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, शायद आज भी हो सकता है। अच्छा हुआ विक्रम जी कि ये कार्यक्रम मेरा इंटरव्यू शुरू होने के पहले ही आयोजित किया गया है, यानी हम लोगों का भी ज्यादा बड़ी मात्रा में सारे इंटरव्यू पास करने वाले लोग मिल जाएंगे। सो जैसा ही वो इंटरव्यू शुरू होता है, जैसा ही हम उस कमरे में पहुंचते हैं, तो पहुंचने के बाद ऐसा कहते हैं कि वो डर इतना हावी हो जाता है कि जो व्यक्तित्व हमारा ओरिजिनल है, जो पर्सनालिटी हमारी ओरिजिनल है, हम 2 दोस्तों के सामने, 4 दोस्तों के सामने, 10 दोस्तों के सामने जो बेबाक होकर बात करते हैं, वो वाला व्यक्तित्व उस 10-15 मिनटों में बाहर ही नहीं आता। वो तो ऐसा हो जाता, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इसका फर्क तब समझ में नहीं आता है। अरे भाई, मैंने तो कुछ लोगों को ही और शी में भी कंफ्यूज होते हुए देखा है कि किसी को ही को शी बोल दिया, शी को ही बोल दिया, गुड मॉर्निंग की जगह पे गुड आफ्टरनून कह दिया। और एक बार यदि उस प्रोसेस में, उस 10 मिनटों के प्रोसेस में अगर घबराहट हो गई है, अगर आप अपने आप को सही तरीके से पेश नहीं कर पा रहे हो, तो देन आपके पास से वो जॉब गई समझो। छोड़िए ये बात जो उम्र में बड़े हैं, शादीशुदा है, ये मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लग्नाचा हे इंटरव्यू जर बरोबर नहीं झाला ना पोराचा, तरी पोरगा रिजेक्ट होतो बरं। वो तो ये तो है ही, लेकिन ये शादी का भी ऐसा है कि वहां पे भी लड़के को अगर सही तरीके से जवाब नहीं देना आया ना, तो वहां पर भी रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। और घर जाकर बाकी के लोग बोलते भी है कि अरे बाबा, पोराला तो उत्तर देता नव्हतं, पोराला तो बोलताच नव्हते। और अच्छा खासा लड़का 10-15 दोस्तों के सामने बिल्कुल शेर बन के बात करने वाला, वही लड़का मेहमानों के सामने ठीक से बात नहीं कर पाता है। उसका कौन सा बिजनेस है, क्या चक्कर आता है, क्या कमाता है, वो भी नहीं कह पाता। ये सारा सब कुछ होने के पीछे का अगर साइकोलॉजिकल कारण कौन सा है, तो साइकोलॉजिकल कारण है आप अपने पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व को उस 10-15 मिनटों में ऐसा खो देते हो, इतना डर हावी हो जाता है कि आप अपने आप को ओरिजिनली पेश नहीं कर पाते हो। आपने इस देश में एक बड़ी पॉपुलर फिल्म है और इस बात को ना बहुत ही प्यारे तरीके से वहां पर फिल्माया गया है। फिल्म है 3 इडियट्स। और 3 इडियट्स अगर आपको याद है तो उस फिल्म में शर्मन जोशी का किरदार जो राजू रस्तोगी बना हुआ है, ये राजू रस्तोगी बड़ा डरपोक इंसान दिखाया है उस फिल्म में।
ये यानी उसको ऐसा लगता है कि अगरबत्ती घुमाने से उसे जॉब मिल जाएगी, उसे ऐसा लगता है कि भगवान को याद करने से जॉब मिल जाएगी, और वो उसी तरीके का जीवन जीता है। अगर आपको उस फिल्म का क्लाइमेक्स याद हो तो उस क्लाइमेक्स में ब्लू कलर की शर्ट उसने पहनी हुई है, ब्लैक कलर का ट्राउजर पहना हुआ है, व्हील चेयर पर वो एचआर के पैनल के सामने आता है। अब जब वो बहुत सच बोलने लगता है तो एचआर पैनल के एक मेंबर उनको कहते हैं आप थोड़े ज्यादा बेबाक हो गए, ज्यादा फ्री हो गए हैं, एक काम करिए उस एटीट्यूड को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तब वो जवाब देता है कि सर दोनों पैर तोड़कर अब चलना सीखा है, अब दोनों पैर तोड़कर चलना सीखा है, आप अपनी जॉब रख लीजिए और मैं मेरा एटीट्यूड रख लेता हूँ। और जब वो अपना एटीट्यूड, जब अपना व्यक्तित्व रख लेता है तभी उसी वक्त उसे जॉब मिलती है। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपका आत्मविश्वास, आपका भरोसा, आपके ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये सारे प्रोसेस में। और सच भी है, ऐसा कहते हैं कि हम उन्हीं लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं जिनका भरोसा अपने ऊपर होता है। लगातार खुद के ऊपर शक करने वालों के ऊपर हम भी शक करते हैं और भरोसा नहीं रखते हैं। किसी दुकान में यदि अगर आप जाते हो और मोबाइल खरीदना है और बेचने वाले ने अगर सही तरीके से ढंग से अगर हमसे बात ना की ना तो हम वो मोबाइल नहीं खरीदते हैं, उस दुकान से जाने के बारे में सोचते हैं। दूसरे दुकान में जाने के बाद वही वाला फोन जब बहुत कॉन्फिडेंटली वो बेचने वाला जब बता देता है तो वही वाला हम फोन खरीद लेते हैं। ऐसा कहते हैं कि चीजों को खरीदने से पहले हम लोगों का विश्वास खरीदते हैं, लोगों के चीजों में इन्वेस्ट करने से पहले हम लोगों में इन्वेस्ट करते हैं। और लोगों में इन्वेस्ट करना यानी उनके ऊपर भरोसा रखना, उनके आत्मविश्वास पर भरोसा रखना, और उससे ही सारे दुनिया को जीता भी जा सकता है और जो हम लोग जो जॉब पाने के लिए आए वो जॉब भी पाया जा सकता है। वास्तव तो ये है, ये सत्य जानकर बड़े हैरान रहेंगे आप, सत्य तो ये है, वास्तव तो ये है कि जितनी भी बड़ी कंपनी होगी उन सारे बड़े कंपनियों में एम्प्लॉयज की सख्त जरूरत है, सभी कंपनीज में। इनफैक्ट ऐसा कहते हैं कि हर कंपनी का निर्माण जो रहता है वो पिरामिड की तरह रहता है। अब फ्रंट लाइन स्टाफ होता है, उसके ऊपर सीनियर स्टाफ होता है, उसके ऊपर देन टॉप मैनेजमेंट होता है, और ये सारे स्टेजेस पर कंपनी के हर उस स्टेज के ऊपर लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट बहुत सारे लोग अपने ऊपर भरोसा ना रखने वाले होने के वजह से अक्सर ये लोग जॉब नहीं पाते हैं। इसलिए ऐसा कहते हैं कि एक बार का हम लोगों को सवाल का जवाब सही देना नहीं आया तो चल जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन वो जवाब बहुत कॉन्फिडेंटली देते आना चाहिए, बहुत विश्वास के साथ देते आना चाहिए, खुद पर भरोसा रखते आना चाहिए। लेकिन अगर वो डर तुम पर हावी हो गया, अगर ऐसा लगता है कि मैं जवाब दे नहीं पा रहा हूं, तो उसी वक्त आप अपनी अपॉर्चुनिटी को खो देते हो, उसी वक्त खो देते हो। उसका छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। मान लीजिए कि आप ना 5वीं कक्षा में एंट्री कर चुके हैं, पहली से 4थी कक्षा तक आपके गांव वाले स्कूल में थे, बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर नहीं मिला था। अब 5वीं कक्षा में आप गए हो, क्लास ऐसा भरा हुआ है, टीचर सामने है, अब नया स्कूल है, नया वातावरण है, नए तरीके हैं, नए तौर तरीकों से सिखाया जा रहा है। अब ऐसे वातावरण में एक टीचर आपको सवाल पूछते हैं, कोई भी एक आधा सवाल पूछ देते हैं, और पूछने के बाद अपना इस क्लास में से कुछ बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, 1 2 3, और बाकी सारे के सारे जवाब देने के लिए हाथ खड़ा नहीं करते हैं। जब टीचर ये पूछते हैं कि हाँ आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, ऐसे 3-4 जवाब आने के बाद उसमें से एक का सही रहता है और 2-3 लोगों का गलत रहता है। टीचर जिनका सही है उनको अच्छा कहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं। कमाल दूसरे दिन होती है, कमाल दूसरे दिन होती है जब दूसरी बार सवाल पूछा जाता है तो जो 3-4 बच्चों ने पहले दिन सवाल का जवाब देने के लिए हाथ खड़ा किया था ना, वो फिर से हाथ खड़ा करते हैं और इस बार जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। और जिन्होंने पहले दिन हाथ नहीं खड़ा किया था ना, अब वो फिर से शांत हो चुके हैं, अब वो बोलेंगे नहीं, अब उनको डर लगेगा, अब उन्हें लगता है कि अरे मैंने तो कल जवाब नहीं दिया था, इसलिए बोल के क्या फायदा,
ज्यादा से ज्यादा वो सवाल का जवाब बाजू वाले को धक्का मार के दे देंगे, लेकिन वो सामने नहीं बताएंगे। और वो जो 3-4 बच्चे हैं जिन्होंने पहले दिन दिया था, वो दूसरे दिन भी देंगे, तीसरे दिन भी देंगे, चौथे दिन भी देंगे, और वो सिलसिला ऐसा चालू हो जाएगा कि उनको सवालों का जवाब देने के लिए कभी भी डर नहीं लगेगा। ऐसा कहते हैं कि सवाल का जवाब देने की जब शुरुआत हो जाती है तो आपका भरोसा आपके ऊपर का बढ़ने लगता है, एंड देन बढ़ा हुआ जो विश्वास है वो आपके लिए ज्यादा उपलब्धियां लाता है, ज्यादा सक्सेस लाता है। चेक करके देखो, 5वीं कक्षा से लेके 10वीं कक्षा तक क्लास में अव्वल आने वाले दूसरे तीसरे वही बच्चे रहते हैं। चेक करके देखिए, वर्गात एखादा जर पहिला आला असेल, दुसरा तिसरा असेल, तर 5व्या वर्गापासून तर जवळजवळ 10वी पर्यंत 30 मुलं वारंवार पहिला दुसरा येत राहतात। आणि तुम्हाला सगळ्यांना आप जान के बड़ा हैरान रहोगे कि अपने पूरे भारतवर्ष में स्कूलिंग के डेज में 60% बच्चे सवालों का जवाब देने के लिए एक बार भी हाथ खड़ा नहीं करते। इतना डर इन पर हावी रहता है कि इन्हें ऐसा लगता है कि मैं जवाब दे ही नहीं पाऊंगा। अब पल भर के लिए सोच के देखिए कि जिस बच्चे ने अपने आप को पूरे स्कूलिंग डेज में 6 साल तक अपने आप को छुपाते रहा, इसके पीछे उसके पीछे, जितनी बार उसे मौके मिले उसने मौके गवा कर गया, उसका विश्वास कैसा रहेगा। और जहन में क्या डाला गया है कि अगर कोई आपके सामने कोई सवाल पूछता है तो जवाब आपको सही ही देना है, और उस सही के चक्कर में हम कभी नहीं देते, इंतजार करते रहते हैं। इंतजार अभी अगर मैं ये पूछूं कि महाराष्ट्र में जिले कितने हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग हाथ खड़ा ही नहीं करेंगे, और जो करेंगे वो बाजू वाले को धक्का देके बोलेंगे ये इतना है रे भाई। बहुत सारे लोग 30 है क्या रे, 35 है क्या, अभी एक बढ़ गया क्या रे, ये सब आपस में बात करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, लेकिन वहां से मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि वहां से यहाँ पे आने के लिए हमें ऐसा लगता है कि समाज ने हमें हर बार बोला है कि जवाब जो है वो सही ही होता है। आप ना गलत जवाब नहीं दे सकते हो, नहीं देना चाहिए गलत। इस चक्कर में हमने कभी ना मंच देखा है, ना कभी प्रयास किया है, ना हमने कभी कोशिश की है। इस वजह से हमारा जो हमारे ऊपर का भरोसा है वो हमेशा अनटच रहा हुआ है, उसके ऊपर कभी काम ही नहीं किया। मुझे मेरे MBA के दिनों का किस्सा याद आ रहा है। ये बात मैं काफी अच्छे तरीके से जान चुका था कि मैं लगभग पूरे स्कूलिंग डेज में 60% बच्चे, 40% बच्चे सवाल का जवाब देते, 60 नहीं देते हैं। तो हमारे एक टीचर थे और उनको एक आदत थी कि वो जब भी क्लास में आते तो वो आए बराबर क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं। जैसे ही आए तो वो हाँ ये बताओ, वो बताओ, ये सेंसेक्स बताओ, इस कंपनी के शेयर बताओ। और उनका ऐसा कहना था कि आपको ये सब पता होना चाहिए। और मुझे ये 2-3 दिनों पता चल गया था। तो जैसे ही वो अंदर आते मैंने ना एक अटपटी से हरकत करना शुरू कर दिया, ऐसा मैं अपना हाथ खड़ा कर देता था। वो सर आए बराबर, अब इससे वो थोड़े चिढ़, उन्हें लगा कि आप ना मीन्स मैंने तो पूछा भी नहीं आपको, तो आपने हाथ कैसे खड़ा कर दिया। तो उन्होंने इंग्लिश में मुझे कहा कि डू यू नो ऑल द आंसर्स ऑफ माय ऑल द क्वेश्चंस, क्या आप मेरे सारे सवालों के जवाब जानते हो क्या। आई रिप्लाइड नो सर, मुझे आपके सारे सवालों के जवाब नहीं पता है। देन ही सेड व्हाई डिड यू रेज योर हैंड, आपने आपका हाथ क्यों खड़ा किया हुआ है। मैंने कहा सर, मेरे पूरे क्लास की ओर देखकर मैंने कहा सर, मेरे पास भले ही आपके सारे सवालों के जवाब ना हो, लेकिन सर मेरे पास करेज है, साहस है आपके सवालों का जवाब देने का। और मैं ये जानता हूं सर कि सवाल का जवाब देने के लिए सही जवाब नहीं चाहिए, सिर्फ जवाब चाहिए। सही और गलत तो शायद पूछने वाला तय कर लेगा, आपके पास चाहिए करेज, आपके पास चाहिए साहस। मैं बोल तो सकूं, मैं कह तो सकूं, मेरे पास जो है मेरे जहन में मन में वो तो कह सकूं। यदि अगर यही मेरे पास रहा तो मेरी बात मेरे पास ही रही तो। हिंदी में इसके लिए कुछ लिखा, मैंने कुछ ऐसा लिखा
कांपने लगते ये पैर, ये थोड़ा फ्रीक्वेंसी देखिएगा थोड़ा सा, कांपने लगते ये पैर और कपकपाने लगते ये लफ्ज, ये सोच के कि मैं हार ना जाऊं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कांपने लगते ये पैर और कपकपाने लगते ये लफ्ज, ये सोच के कि मैं हार ना जाऊं। हृदय की बात हृदय में रह जाती, हृदय की बात हृदय में रह जाती, मेरी कहानी अधूरी रह जाती, ये सोच के कि मैं हार ना जाऊं, ये सोच के कि मैं हार ना जाऊं। मेरी कहानी, मेरे हृदय की बात, मेरे पास कुछ है, कुछ टैलेंट है, मैं कुछ कहना चाहता हूं, कुछ बोलना चाहता हूं, बट क्या करे, इस समाज ने, इस सिस्टम ने मुझे ऐसा सिखाया है कि जब भी बोलो सही बोलो, जब भी सामने जाओ तो जीत के आओ, और उस चक्कर में मैंने कुछ बोला ही नहीं। हृदय की बात हृदय में रह जाती, मेरी कहानी अधूरी रह जाती, ये सोच के कि मैं हार ना जाऊं। इस बात को ना थोड़ा सा मैं एक उदाहरण के जरिए और ताकतवर करता हूं। फिलोसॉफी का एक क्लास था और फिलोसॉफी पढ़ाने वाले जो अध्यापक होते हैं उनका पढ़ाने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। बड़े अलग अलग सवाल होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। और वो सर पहुंचे क्लास में, और क्लास में पहुंचने के बाद उन्होंने बड़ा एक अटपटा सा सवाल पूछा, और अटपटा सा जो सवाल था कि दुनिया की सबसे अमीर जगह कौन सी, सबसे महंगी। तो सब अपने अपने तरीके से जवाब देने लगे। एक खड़ा होकर कहता है सर मुंबई सबसे महंगी, सबसे अमीर। वहां पे आप अगर अपना एक घर खरीदना चाहो ना तो जिंदगी लग जाती है, बहुत महंगी है। शायद कोई इंटरनेशनल भी जा चुका था। किसी ने कहा कि नहीं नहीं सर, दुनिया की सबसे अमीर जगह न्यूयॉर्क सिटी है। कितना महंगा है, बहुत अमीर लोग रहते हैं वहां पर, सबसे अमीर जगह वो है। एक ने धीरे से अपना हाथ खड़ा करते हुए कहता है कि सर मुझे ऐसा लगता है साउथ अफ्रीका के वो जगह जहां से हीरे निकलते हैं। किसी ने कहा मिडिल ईस्ट की वो कंट्रीज जहां से तेल निकलता है, वो सबसे अमीर जगह है। सारे लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं। अब मैंने शुरुआत में बता चुका हूं कि क्लास है फिलोसॉफी की। अब ये फिलोसोफर लोग ना बड़े अलग लोग रहते हैं। ये इनका ऐसा रहता है, आप लाख जवाब दो ना, जहां पे हमारा सोचना बंद हो जाता उधर उधर चालू होता है। तो बच्चे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि सर चाहे हम कुछ भी बोले, हम जानते हैं कि सवाल का जवाब कुछ और ही है। तो एक बच्चा खड़ा होकर कहता है सर हम जानते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, कौन सी है दुनिया की सबसे अमीर जगह? तो उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे अमीर जगह ना आपके मुल्क का मुंबई है, ना विदेशी मुल्क का न्यूयॉर्क सिटी है, ना साउथ अफ्रीका के वो प्रदेश है जहां से हीरे निकलते हैं, ना ही मिडिल ईस्ट कंट्रीज के वो देश है जहां से तेल निकलता है। दुनिया की सबसे अमीर जगह कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान का नाम सुनकर आशीष डर गए। तो जैसा उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान, एक लड़का खड़ा हुआ, बोले सर थोड़ी गड़बड़ी तो नहीं हो गई, आप भावनाओं में बह तो नहीं गए? बोले कैसे? कब्रिस्तान कैसे, क्या दुनिया की सबसे अमीर जगह हो सकती है? अरे उसे तो अशुभ माना जाता है, वो तो डरावनी जगह है, लोग वहां पे समय भी बिताना नहीं चाहते हैं। तो फिर कब्रिस्तान दुनिया की सबसे अमीर जगह कैसे? जवाब सुनिएगा। जब मैंने पहली मर्तबा ये जवाब सुना था, शरीफ पर रोंगटे खड़े हुए थे, बहुत खुश हुआ था जवाब जानकर। और उस दिन से शायद वो कहानी जब भी कभी मुझे युवाओं के सामने बोलना होता तब उससे मैं उस जवाब को जरूर सुनाता हूँ। सर को पूछा गया कि दुनिया की सबसे अमीर जगह कब्रिस्तान कैसे हो सकती है कब्रिस्तान? उन्होंने कहा कब्रिस्तान वो जगह है, कब्रिस्तान वो जगह है जहां पर मृत शरीर के साथ उनके अधूरे सपनों को भी दफन किया जाता है। वो जगह है जिस जगह पर एक आधा इंसान अपनी काबिलियत लेकर इस पृथ्वी पर पैदा होता है, लेकिन जिंदगी भर तक अपने ऊपर शक करने के वजह से, डर के जीने के वजह से
उसके साथ आया हुआ सारा का सारा सपना, उसका टैलेंट, उसका कैलिबर, उसकी योग्यता उसके साथ वापस जाती है। एक व्यक्ति जब मर जाता है तो मरने के बाद उसके सारे अधूरे सपने बाहर आकर उसको कहते हैं तू तो मर गया, लेकिन हमें भी मार कर चला गया, क्योंकि हम सिर्फ तेरे साथ पैदा हुए थे, सिर्फ तेरे साथ आए थे। आज कब्रिस्तान ये सबसे ताकतवर जगह क्यों? हृदय की बात हृदय में रह जाती, मेरी कहानी अधूरी रह जाती, ये सोच के कि मैं हार ना जाऊं। डर लगा, घबराहट हुई, ये इंटरव्यू रिजेक्ट ना कर दे, और उस चक्कर में मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया। दुनिया की सबसे सुंदर और अद्भुत किताब कौन सी? वो किताब जो दिल ने सोचा था लिखने का, लेकिन लिखी नहीं गई। ऐसे कितने अनगिनत चीजें हैं हम चाहते हैं कि हम करें, हमारे पास एक कल्पना होती है, एक आइडिया होती है, उस पर काम करना चाहते हैं, लेकिन समाज ना कुछ अलग तरीके से बना हुआ है। वर्गात पहिला आला ना की पेढे वाटले जातात, दूसरा वगैरह आला तो साखर वगैरह वाटले जाते। पहले 4 लोगों का बड़ा जश्न होता है, कुछ जगहों पर तो ढोल ताशे भी बजाए जाते हैं। आजकल तो 11वीं 12वीं का अच्छा रिजल्ट लग जाए तो उनका एक प्रोसेशन भी निकालते हैं, पूरे गांव से दिखाया जाता है, यू नो फेटे बांधे जाते हैं, बहुत जश्न मनाया जाता है। नंबर किती आहे अशा लोकांचा? वर्गात हुशार असणारी संख्या किती? 5 परसेंटेज वाइज 10%, 15, 20, उन 80% लोगों का क्या, जिन्हें सक्सेस नहीं मिला हुआ है। अब इन्हें ऐसा लगता है कि बड़ा खराब है ये समाज, जहां पे मेरे कोशिशों को कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इससे बेहतर मैं चुपचाप ही रहता हूं, मैं ना बात करता हूं, ना शेयरिंग करता हूं, ना अपनी बात अपनी ही पास रखना चालू कर देता है। और ऐसा व्यक्ति अधूरे सपनों के साथ आता और अधूरे सपनों के साथ वापस जाता। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि आपका भरोसा ही आपका सबसे बड़ा गहना है, आपके ऊपर का आपका विश्वास ही सबसे बड़ी आपकी ताकत है, और दुनिया उसी विश्वास के ऊपर भरोसा रखती है। जवाब गलत हुआ तो चल जाता है, ठीक है, हम गलती कर सकते हैं, ये समाज स्वीकार कर लेगा, लेकिन आप अगर चुपचाप रहो तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि आप में कोई टैलेंट है, आप में कोई पोटेंशियल है? हिंदी में एक कहावत है, जहां हरकत होती है वहां बरकत होती है। हरकतों में ही बरकत दिखती है। बरकत का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, तरक्की। अब जो हिले ना, डुले ना, कुछ बोले ना, कुछ मंच पर ना जाए, गलती ना करे, तो देन ऐसे लोगों के जीवन में बरकत आएगी कहां से? अरे 10 मर्तबा जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, हारना पड़ेगा, मुंह के बल गिरना पड़ेगा, तब जाके 11वीं वाले इंटरव्यू में हम लोग उसको सक्सेस को पाएंगे। बट अगर कभी गए ही ना, तो कभी हमने सवाल का जवाब देने के लिए हाथ खड़ा ही नहीं किया, तो कौन करेगा हमारी तारीफ? कौन बोलेगा हमें अच्छा? अरे अच्छा तो तब बोला जाता है जब आप कोई कोशिश कर लेते हो। उन हिंदी लाइनों को मैं थोड़ा पूरा करता हूं जो अधूरा छोड़ा था। घबरा जाता ये दिल और डगमगाने लगता ये हौसला, ये सोच के कि मैं हार ना जाऊं, कांपने लगते ये पैर और कपकपाने लगते ये लफ्ज, ये सोच के कि मैं हार ना जाऊं। हृदय की बातें हृदय में रह जाती, मेरी कहानी अधूरी रह जाती, ये सोच के कि मैं हार ना जाऊं। ऐ मेरे दोस्त, इतिहास के पन्नों को पलट के देख, ऐ मेरे दोस्त, इतिहास के पन्नों को पलट के देख, गिर जाना हार जाना नहीं, गिर जाना हार जाना नहीं, असफलता कोई दाग नहीं, गिर जाना हार जाना नहीं, असफलता कोई दाग नहीं, तेरे हार में ही तेरी जीत है, और यही जीवन की रीत है, यही जीवन की रीत है, यही जीवन की रीत है। तेरे हार में ही तेरी जीत है। ये कहने का मेरा बस मुद्दा ये था कि अगर सारी दुनिया इस लाइन में खड़ी है और कोई प्रयास नहीं कर रहा है, और आपने हल्का सा एक प्रयास कर लिया और एक कदम सामने उठा लिया, एक कदम सामने उठा लिया और आप मुंह के बल गिर गए, तो इसका मतलब है कि आप समाज से लगभग 6 फीट आगे आ चुके हैं। इसका मतलब है तेरे हार में ही तेरी जीत है। एक बार मेरे सम्मान में कोई कार्यक्रम रखा गया था नागपुर का, बड़ा प्यारा उन्होंने मेरे बारे में लिखा, बड़ा सम्मान दिया, और वो सम्मान देने के बाद मुझे कहा कि कुछ आप बोलिए, आप आपके जीवन के बारे में।
मुंह से बस 2 हिंदी की पंक्तियां निकली। समझने वालों को वो बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। वो 2 पंक्तियां कुछ ऐसी थी कि मैं जीता तो उसी दिन था जब मैं पहली बार हारा था। मैं जीता तो उसी दिन था जब मैं पहली बार हारा था। अरे दोस्तों, मैंने चलना तो उसी दिन सीख लिया था जब पहली बार मुंह के बल गिरा था। पहली बार मुंह के बल गिरा था। जब मेरी हार हुई तभी मेरी जीत हुई, क्योंकि मैं प्रयास कर रहा था। मैं जानता हूँ मेरी माता मेरे सामने थी, दोनों हाथों को फैलाकर मुझे बुला रही थी, आजा बेटा आजा बेटा। मैं गिर रहा था, हार रहा था, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश तो जारी थी। वो मेरे विश्वास को बढ़ा रही थी, मेरी ताकत को बढ़ा रही थी, और वही मेरा सबसे बड़ा गहना है। अगर वो मेरा साथ छोड़ देना तो शायद ना मैं ढंग का बिजनेस कर पाऊंगा, ना ये इंटरव्यू प्रोसेस को क्लियर कर पाऊंगा। जिंदगी भर तक इसी कश्मकश में रहूंगा की मला येतो की नाही येत, मला येतो की नाही, जमणार का, बोलता येईल का, त्याने हा प्रश्न विचारला तर, त्याने तो प्रश्न विचारला तर, मला हे सगळे व्यवस्थित नाही म्हणता आलं तर ठीक है ना, कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं पे हम थोड़ी कम ज्यादा रहती है, कोई कद में तो कोई सोच में तो कोई ज्ञान में तो कोई भाषा में, कोई बात नहीं है। आपके मुंह से शायद कुछ गलत वर्ड्स निकल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप इंटरव्यू देते देते ढंग का ना दे पाए, लेकिन फिर भी आप जब कॉन्फिडेंटली देते हैं, जब आप बात करते हैं, तो वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। और ये सभी लोगों के लिए लागू है, ये सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, अब उन लोगों के लिए नहीं जो अभी इंटरव्यू देने जा रही है, सभी के लिए लागू है। आज मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया हुआ है, जो कुछ भी, वो सारा का सारा सिर्फ मेरे ऊपर जो मेरा विश्वास है उसके बदौलत। अदरवाइज आप जान के, बहुत सारे लोग, क्योंकि शायद पहली बार आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, जान के हैरान और हक्का बक्का रहोगे कि मेरी परवरिश बहुत ही छोटे घर में, इंदिरा गांधी आवास योजना के घर में हुई है। मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, वो केवल किसान भी नहीं है। किसानों के खेतों में काम करने के लिए जो लोग जाते हैं, उस परिवार से हूँ मैं। 500 लोगों का, 500 आबादी का गांव, जहाँ खड़े रहे वही वाला गांव खत्म हो जाता, इतना छोटा गांव। लेकिन उस पूरे प्रक्रिया में मैं जानता था कि मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है, एक ही ताकत है, और ताकत है मेरा ऊपर का भरोसा, मेरे ऊपर का विश्वास। यदि अगर मैं उसे खो दूं ना, तो शायद मुझे कभी कामयाबी ना मिले। मेरे जीवन का एक किस्सा है, वो so long as at least this state is concerned, उस राज्य में काफी लोगों को पता है जो मुझे पर्सनली जानते हैं। मैं किस्सा सुनाता हूँ, और मैं दावे के साथ आज कहता हूँ कि आज आप इस पंडाल में जब नीचे बैठे हो, सब लोग इस कार्यक्रम के लिए आए हो ना, घर वापस जाने के बाद अगर कोई पूछे आपको कि आपने क्या लाया यहाँ से, तो मैं जो तोहफा देने जा रहा हूँ वो बताना दुनिया को कि आज ना मैंने ये लाया हुआ है, जो मैं आपके साथ सुनाने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ। बड़ा व्यक्तिगत जीवन का है, लेकिन इसने मुझे बहुत प्रेरणा दी है, बहुत ताकत दी है। इनफैक्ट उसने मुझ पर भरोसा रखना सिखाया है। बात थी 5वीं कक्षा की, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ये अपने गांव में मैं कर चुका था। अब गांव का स्कूल, मैंने जैसे बताया, 500 लोगों की आबादी का गांव है, तो छोटा गांव है और छोटा परिवार है, गरीब परिवार से मैं आता हूँ। इस वजह से ऐसा कोई एम्बिशन लेके नहीं गया था मैं स्कूल में, सगळे जातात म्हणून आपण जायचं। अब सभी जा रहे हैं तो पापा बोलते कि तुमने भी जाना चाहिए, तो मैं जा रहा हूँ। पहली से चौथी कक्षा तक ऐसा था, 2 क्लासरूम का स्कूल, एक ही टीचर दिन भर हमें पढ़ाते थे, और फिर शाम छुट्टी होती थी, घर पे आ जाओ। लेकिन 5वीं कक्षा के लिए दूसरे वाले गांव जाना था, बगल वाले गांव में, जहां पर विद्यालय था। जो सारे जो अध्यापक है, जो बड़े हैं, वो सब लोग इस बात के साथ कनेक्ट कर सकते, उम्र में सारे बड़े लोग ये सब जानते हैं ये सारी चीजें। तो विद्यालय थोड़ा सा हर क्लास के लिए एक क्लासरूम, और हर एक सब्जेक्ट के लिए टीचर। बड़ा लुभावने वाला था, बड़ा आकर्षित करने वाला था। मैं बड़ा खुश था बहुत कि भाई मैं जाऊंगा वहां पर। क्लासेस शुरू हुए, पहले 3 दिन में ना एक बात मैंने नोटिस की, और वो पहले 3 दिन की वो बात ये थी कि 3 पीरियड खत्म होने के बाद ये सारे बच्चे ना पेड़ के नीचे एकत्रित होकर गोल हो जाते हैं। अब मेरे पास इतनी हिम्मत कहाँ पे की मैं जाकर उनको पूछूं की आप क्यों आए हो। आपल्याकडे माहित आहे, आपल्याकडे विश्वास फार कमी असतो, म्हणजे आपल्याकडे हॉल जो असतो ना, हा मागणं भरत येत असतो, समोर नाही भरत।
आपली सगळे लोक म्हणजे मागून सुरू म्हणजे कसं आहे की समोर असलं की सगळं म्हणजे त्रास असतो, म्हणजे त्यांच्याकडे लक्ष द्यावं लागतं, माने हलवावं लागते, हसावं लागतं, सगळंच करावं लागतं. मागचं कसं असतं की कभी भी गायब हो सकता है, तो हमारा बहुत डर लगता है ना. तो मैं क्यों जाऊंगा, क्यों पूछूंगा उन्हें कि आप लोग क्या कर रहे हो. लेकिन फिर भी सीबीआई इंक्वायरी तो बिठा दी थी मैंने, भाई क्या क्या चल क्या रहा है क्या. ये पता चला कि ये सब लोग ना अपने घर से डिब्बा लाते हैं खाने का, और सुबह का स्कूल था तो सब बोल होकर खाते हैं. तो अब ये ना कैसा है, मिडिल क्लास परिवार का एक सिंपल सा रूल आहे, आपल्या जीवनातला एकच उद्देश असतो, एकच टार्गेट असतं. इतरांकडे जे आहे ते आपल्याकडे कधीतरी असलं पाहिजे, आपल्याला बरं वाटतं. म्हणजे पहिल्यांदा जेव्हा आपण कार घेतो तेव्हा तिला 50 वेळा टिक टिक ऑन, टिक टिक ऑफ, टिक टिक ऑन, टिक टिक ऑफ, याला दाखव त्याला दाखव, याला दाखव, भाऊ भाऊ भाऊ. कुछ वो ये नहीं होता कि हम लोगों को ये बताना है कि हम बहुत अमीर हो चुके हैं. हमें ऐसा लगता है कि आपने जो तहस नहस किया था, हमें जो सोशल स्टेटस पर आपने जो सवाल उठाए थे, तो हम भी अभी काबिल हो चुके हैं, ये बताना होता है. तो मैं घर आकर, मैंने ये बात इसलिए बताई कि मैं घर आकर बहुत रोया, और रोकर माँ को कहा कि तूने डिब्बा दिया ही नहीं, बच्चे सब लोग घर से डिब्बे लाते हैं, तुमने देना चाहिए था. अब माँ कहती है कि देखो भाई, ऐसा है कि तुम दिन भर अपने गांव में पढ़ते थे, अब यहाँ पर खाने के लिए घर पे आते थे. ये स्कूल सुबह का है, मुझे लगा घर पे आके खाओगे. नहीं नहीं, यहाँ के तौर तरीके अलग है, यहाँ पर स्कूल में डिब्बा लेकर जाते हैं. मैंने कहा ठीक है. तो माँ ने कहा कि मैं कल दे दूंगी. अब इंदिरा गांधी आवास योजना का घर लिटरली कब्रिस्तान को पीछे ढकेल कर 10 घरों को वो बांध के दिया था सरकार ने, वो वाले घर का. तो फिर वहां पे तौर तरीके कौन से बाबा, जो घर में अवेलेबल है वो मिल जाएगा. गांव दूसरा था, दूसरे बगल वाले गांव में जाना था, पैदल जाना था, सुबह का स्कूल था. माँ ने अपने किचन में कुछ तो ऐसा, उस एक ही कमरे वाला सब कुछ था, वहां पे कुछ बनाया, कैरी बैग में डाल दिया, वो मेरे बैग में थमा दिया. और लेडी हर रोज होते थे, इसलिए मुझे क्या डाला क्या नहीं पता नहीं है, मैंने बैग में डालकर भागा दौड़ा पहुंचा स्कूल में. स्कूल शुरू हुआ, असेंबली होने के बाद फिर जाकर मैं बैठ गया और बार बार अपने डिब्बे को हाथ लगाता था. ये है ना. अब वो इसलिए नहीं कि मुझे ना खाने के लिए मिलने वाला है, बहुत दिनों का खाया नहीं है, नहीं, वो खुशी थी कि इतने दिनों तक तुम सब लाते थे, अब मेरे पास भी है, अब मैं भी तुम्हारे ग्रुप में जाकर बैठूंगा, ये वाला खुशी ज्यादा था. स्कूल थोड़ा छोटा था, 5वीं 6वीं 7वीं ऐसे 3 क्लासेस सुबह होती थी और 8 9 10 दोपहर में होती थी. बेल बज गई तीसरा पीरियड का, जैसा बेल बज गया 7वीं और 6वीं ये थोड़े हमारे से पहले छूटे, कुछ एक आधा मिनट पहले, तब तक वो पेड़ के नीचे जाकर इकट्ठा हो चुके थे. अब मेरी क्लास लेट छूटी, इसलिए मैं फिर वो डिब्बा लेके गया और गोल सब बैठे हुए थे, बैठ गया. आता माणसाचा स्वभाव आहे, आपण आपला डब्बा उघडायचा अगोदर इकडे तिकडे नजर टाकतोच, इकडे काय आहे कसं आहे. देखो होता है, नजर जाती है. मैंने वैसा हल्की से नजर घुमाई, तब तक इन सभी लोगों ने अपने डिब्बे बाहर निकाले हुए थे. मेरी भाषा में अगर कहे तो चमकने वाले डिब्बे थे, स्टील के थे, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे भी थे. मैंने कहा अपना कैरी बैग में डाला हुआ था, गाँव भाषित पन्नी. तो वो ना मैंने जैसे वो होता ना फिल्मों में ढैंग ऐसा पूरा डिब्बा निकाला, ढैंग जैसा वो बाहर निकाला, वो डिब्बा था जर्मन का, एल्यूमिनियम का, पांडरा. और इंदिरा गांधी आवास योजना के घर में रहकर 15 बार उसका एक्सीडेंट हो चुका था, इकुन चेपलेला. और वो चमकने वाले डिब्बों के सामने वो इतना खराब लग रहा था कि मैं तुम्हें क्या बताऊं. मैंने कहा अरे देवा, ये काय दिल आपल्याला, ये तो बहुत ही खराब. तब तक उनके डिब्बे खुल गए, तो सब लोगों ने अपने डिब्बे खोल दिए. डिब्बे खोलने के बाद उन डिब्बों में क्या, तो किसी के डिब्बे में हलवा, किसी के डिब्बे में दूध में भिगाई हुई ब्रेड, टोस्ट, पोहा, ऐसा सारा सब कुछ. मैंने मनी मन सोचा, आईने आपल्याला एक धक्का तो दिला, जर्मनचा डिब्बा देऊन. म्हटलं असं सगळा ढॅन मी बघा काय आणलं, ऐसा करने से बेहतर अपने अंदर अब क्या है अपन खुद ही देख लो. मैंने ऐसा आधा खोल के देखा, मैं इतना नाराज हुआ, इतना दुखी हुआ कि तुम्हें क्या बताऊं. उस डिब्बे में क्या था, उस डिब्बे में था गरीब घरों में जब रोटियां बच जाती है तो वो दूसरे दिन उसे बारीक करके उसका चूरमा बनाते हैं, उसे रोटियों का चिवड़ा भी बोलते हैं.
और हमारे गांव में तो उससे और खराब नाम था, कुटके। चमकने वाले डिब्बे, दूध में भिगाई हुई ब्रेड, टोस्ट, हलवा, पोहे, कुटके। इतना खराब लगा वो मुझे कि मैंने जो खोला हुआ डिब्बा बंद किया, जर्मन का डिब्बा थैली में डाला, वापस अपने क्लास में, और इतना रोया। घर जाने के बाद माँ को बिलक बिलक के रोया और बार बार ये कहता रहा कि तूने ये डिब्बा दिया क्यों? ये जर्मन का डिब्बा दुनिया के सामने रखने के लायक नहीं था। कुटके बड़े खराब थे, मैं खा नहीं पाया, दुनिया को दिखा नहीं पाया। ये बात जब भी मैं याद करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये कहानी यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति की है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग ऐसा ही इस चमकने वाले दुनिया के सामने अपने जर्मन के डिब्बे को फीका पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मेरी आइडिया, मेरी बात, मेरी भाषा ये दुनिया के सामने रखने के लायक नहीं है, और इस चक्कर में हम अपना डिब्बा ना दुनिया के सामने खोलते नहीं है, उसे बंद करके रखते हैं। अपनी कल्पनाएं, अपनी बातें सब अपने पास। दोस्तों, मैंने उसी डिब्बे को, उसी जर्मन के डिब्बे को दुनिया के सामने खोला तो अस्पायर नाम के मेरे इंस्टीट्यूट नाम से वो मशहूर हुआ, सारी दुनिया उसे जानने लगी। और ये वाली बात मैंने हर शहर में जाकर सुनाई और कहा कि ये ताकत है मेरे जर्मन के डिब्बे की, और ये ताकत है मेरी कुटकों की, क्योंकि मैं इस गांव से, इस शहर से, ऐसे जगह से पैदा हुआ हूं, और उस पर ही मैंने अपना भरोसा रखा है। चाहे दुनिया के डिब्बे कितने ही चमकने वाले क्यों ना रहे, तुम तुम्हारे जर्मन के डिब्बे पर भरोसा रखो, तुम तुम्हारे कल्पनाओं पर भरोसा रखो, तुम पर विश्वास रखो। यदि अगर एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको यह लगने लगता है कि आपसे कोई और बेहतर है, कोई और बेहतर है, बहुत अच्छा है, अब आप में कुछ कमी है, कमियां हैं, खामियां है, तो देन आप कभी तरक्की नहीं पा पाओगे। शायद ऐसा हो सकता है कि जिंदगी भर तक आप अपने डिब्बे को बंद करके ही रखें, लेकिन उस डिब्बे के अंदर जो गुटका है ना, वो गुटका आपकी कल्पना है, आपका विचार है, आपका कोई क्रिएशन है, जो ऐसा इतना ताकतवर और शक्तिशाली है कि अगर वही का वही अगर दुनिया के सामने गया ना, तो लोग दुनिया उसकी तारीफ करेगी। जैसे मेरे साथ हुआ, जब मैंने अपने ही गुटकों पर भरोसा रखा, अपने ही डिब्बे के ऊपर भरोसा रखा, और वो दुनिया के सामने बहुत ही शक्तिशाली वे में चला गया। ऐसा कहते हैं कि आपका विश्वास, आप जिस बैकग्राउंड से आते हो, जिस घर से, परिवार से आते हो, उस पर भरोसा ज्यादा रखा जाना चाहिए। ये नहीं कि मुझ में ना बहुत समस्या है, बहुत प्रॉब्लम है, मेरा तो ये ठीक नहीं है, मेरा तो वो ठीक नहीं, ये सारे सवाल नहीं पूछने चाहिए। ये जितने सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं उतना आप पर आपका शक बढ़ता जाता है और नाकामयाबी आपके घर आती है। एक फनियर किस्सा है, मैं जरूर सुनाऊंगा आप लोगों के सामने। इस दुनिया के तौर तरीकों को समझने के बाद दुनिया में आने वाले जो बच्चे हैं ना, ये ऐसे ही उस ईश्वर को, परमेश्वर को, उस खुदा को, उस परवदिगार को कुछ मांगने लगे। एक नन्ही सी जान मां के कोख में थी, दोनों हाथों को जोड़कर वो नन्ही सी जान भगवान को, ईश्वर को, परमेश्वर को याद करती हुए कह रही है कि हे ईश्वर, बस कुछ समय की देरी है, मैं पैदा होने जा रहा हूं, बस मुझे ना न्यूयॉर्क में पैदा करा दे। मैंने सुना है बड़ा अच्छा शहर है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत कुछ मिलेगा मुझे। हे ईश्वर, बस याद रहेगा ना तुम्हें, न्यूयॉर्क में पैदा करा देना। हो गया वो पैदा होने के बाद उसकी आंखें बंद है, दोनों हाथ जोड़े हुए हैं, एक धीरे से एक आंख खोल के वो डॉक्टर की ओर देखता है और इशारों में पूछता है, कहाँ हूं मैं? डॉक्टर कहता है, मोर्शिदा तो मोर्शिदा लाए। तूने पूछे मोर्शी, अरे देवा, ये कहाँ डाला तूने? और ऐसा अच्छा बाबा, सरनेम गिरनेम तो अच्छा दिया ना भगवान, सिंगानिया वो मेरा डोई बोले। अरे देवा, क्या मांगान, क्या दिया तूने? ऐसा कोसने लगा भगवान को, भला बुरा कहने लगा कि ये किधर डाला तूने? ना ढंग की जगह है, ना कोई अपॉर्चुनिटी है, कुछ नहीं, सब खराब ही खराब।
इतना कोसने लगा कि भगवान नाराज हुए। भगवान उसके साथ नहीं आए और कहते बोलो बालक क्या हुआ, वो किधर डाला आपने, मोर्शी क्या गाँव है मैंने, ये क्या सब ठीक नहीं है क्या, परिवार को कहाँ डाला आपने। भगवान उसे कहते हैं कि बालक इस संसार का नियम है, बीज जहां पड़ता है वही उसे अपने जड़ों को मजबूत करना होता है। ग्रो वेयर यू आर प्लांटेड। बीज इस सृष्टि का नियम है कि आप अपने अपेक्षाओं के जैसा कुछ नहीं मान सकते हो। जिस परिवार में, जिस घर में, जिन माता पिताओं के जरिए आप पैदा हुए हो, उधर ही अपने जड़ों को मजबूत करिए। ऐसा मानकर उधार का आत्मविश्वास नहीं मिला करता है। आत्मविश्वास आता है खुद के पास से। अध्यात्म में ऐसा कहते हैं, आपको ध्याओ, आपको वंदो, आपको पूजो, आपका सम्मान करो, आपका राम आप में ही आप बन के रह जाता है। आपको ध्याओ, आपको पूजो, आपको वंदो, आपका सम्मान करो। जब ये करने लगते हो, खुद पर भरोसा बढ़ता है। जिस जगह पर है, जिस शहर में है, उसी जगह पर भरोसा रख के जब आप कुछ निर्माण करने के बारे में सोचते हैं, तब इतिहास बनता है। ऐसा मान उड़ाना होता है। किसी को मांगा, किसी को कहा कि ये दे दो, वो दे दो, ये जब मिलेगा तब हम अपने आप को बेहतर बनाएंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा घटता ही नहीं है। वो घटाने के लिए आपका भरोसा चाहिए, आपका खुद का, आपके कहानी के ऊपर आत्मविश्वास चाहिए। जब वो है तब वो आपके जीवन की गाइड है, तब वो आप, फिर लोग आपको उससे पहचानने लगेंगे। मैंने एक बात ना बहुत प्यारी और बहुत बार कही है, समझे तो मुझे तालियों के जरिए मुझ तक पहुंचाना। दुनिया में ना सर दो किस्म के खूबसूरत लोग होते हैं। दुनिया में ना दो किस्म के खूबसूरत लोग होते हैं। एक जो खूबसूरत है, बस माँ के कोख से ही बेचारे खूबसूरत होकर पैदा हुए हैं। दुनिया में दो किस्म के खूबसूरत लोग हैं। एक जो खूबसूरत है, दूसरे वो जो कामयाब है और हमें खूबसूरत लगते हैं। जो कामयाब है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, आप उनके चेहरे के बारे में, उनकी सुंदरता के बारे में कभी नहीं बात करते। वो आपको कामयाब लगते ही है, वो आपको 100% सुंदर लगते ही है, बिकॉज उनका सबसे बड़ा गहना उनका विश्वास, उनका भरोसा है। और चेक करके देखिए, आप रोजमर्रा के जिंदगी में जिससे भी बात करते हैं वो बात नजर आती है, दिखती है। वो भरोसा ही आपको जीवन में आगे ले जाने के लिए काम में आता है। बट क्या करे, इस समाज का निर्माण ही कुछ ऐसा किया गया है कि ये हमारा भरोसा ना हम पर आता ही नहीं है, बढ़ता ही नहीं है। सबसे पहले, अभी शायद भले ही यहाँ पे युवा है, लेकिन मैं बताऊंगा कि ये हमारे साथ कैसे नेगेटिवली होता है। हमारे यहाँ पर ना एक दूसरे के साथ कंपैरिजन बहुत किया जाता है। लगातार तुम्हें ना किसी और से बेहतर बनना है, लगातार गलतियां निकाली जाती है, लगातार कोसा जाता है, लगातार बार बार गलतियां निकाल करके भला बुरा बोला जाता है। इस वजह से क्या हो जाता है कि अंदर का भरोसा बढ़ता ही नहीं है। बहुत जगहों पर बहुत डांट के पढ़ाया जाता है, डांट के परिवारों में, लेकिन बच्चों को समझाया जाता है, लेकिन किसी को डांट के किसी का भरोसा नहीं बढ़ाया जाता है। खींचने से चीजें टूटती है, जुड़ती नहीं, टूटती है। वो आप डांट कर, चिल्ला कर, कंपैरिजन करके आप थोड़ी ना किसी के जीवन में आत्मविश्वास ला पाएंगे। लेकिन समाज हमारा ऐसा ही करते हैं, हमारे माता पिता ऐसे करते हैं, ऐसा ही डांटते हैं, ऐसा ही बोलते हैं। इस वजह से हमारा भरोसा हम पर आता नहीं। दूसरा, हमारा टीचर कहे या समाज, लाल रंगाचा पेन घेऊन सगळे तुमचा जीवनाचा पेपर तपासायला बसली आहेत। लाल रंगाचा पेन घेऊन तुमच्या जीवनाचा पेपर तपासायला बसली आहे। पेपर घेऊन गेला की त्यांनी चुका काढल्याच म्हणून समजा, हे चुकलं, इकडे गोल तिकडे गोल, आणि 10 पैकी 2 मार्क्स, आणि मग म्हणतात स्वतः विश्वास ठेवून चांगला अभ्यास कर। किती लोकांना खरं 10 पैकी 2 मार्क्स भेटल्यानंतर यस आय कॅन डू समथिंग ग्रेट असं वाटतं। आपण सोड पिच्छा यार, जाऊ दे, घरी बरं आहे असं म्हणतात। जर तुम्हाला क्रिकेट समजत असेल तर जब आप बैटिंग कर रहे होते हो तो रन निकलते हैं तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रन नहीं निकले तो कॉन्फिडेंस बढ़ता नहीं है।
बहुत सिंपल सी बात है कि अगर अपना भरोसा बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ वहां पार्टिसिपेट करता रहना पड़ेगा, यहाँ वहां सवालों के जवाब देते रहने पड़ेंगे, मंच पर जाना होगा, 2 बातें कहनी होगी, ऐसे सारे उत्सव, रोजगार उत्सव मेला में आपको जाकर इंटरव्यू देने होंगे, तब जाके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। ऐसे ही अपने आप कैसे बढ़ जाएगा? अगर छुपे हुए रहे, डरे हुए रहे, घबराए हुए रहे, किसी को नहीं जाकर मिले, बात नहीं किया, चुपचाप रहे, तो देन 100% हमारा आत्मविश्वास, समझो आत्मविश्वास में ना एक और बात बहुत गहरी और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितना समय है उतना समय में मैं बोलने की कोशिश करूंगा। मैं एक ट्रेनर हूँ, इस वजह से हमारे पास बहुत सारा कंटेंट रहता है और बैठने के लिए, बोलने के लिए बैठ के तो 9 दिनों का भागवत कथा का भी आयोजन हो सकता है इस विषय के ऊपर। बट कोशिश ये रहेगी कि हम छोटा कम समय में आपके सामने एक बात कह सकें। थोड़ा इस भाषा में मैंने 2 अपने जीवन के व्यक्तिगत 2 किस्से सुनाए, तीसरा वाला इससे जुड़ा हुआ लग रहा है, आप बड़े प्यार से सुन रहे हो इसलिए वो सुनाने की इच्छा हो रही है कि आपके आत्मविश्वास पर, आपके भरोसे के ऊपर किस बात का और बड़ा गहरा असर होता है। और वो जो असर जो है ना, वो रहता है हमारे आजू बाजू के लोगों का। ऐसा कहते हैं कि आप कभी किसी शादी में अगर आप गए हो और रहने के लिए वहां पे अगर हो 1-2 दिनों के लिए, तो ये लहान पोरं जे आहेत ना, ही सगळी गोळा होऊन रात्रि ना भूत, शैतान, इनके बारे में कहानियां सुनाना चालू करते हैं। अब क्या हो जाता है कि एक से वातावरण 2 के पास से 3, तीसरे के पास से चौथा, चौथे के पास से 5वें तक जाना चालू हो जाता है। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा। म्हणजे कधी कधी तर एखाद्या मोठ्या शहरातून आलेला मुलगा, ज्याने कधी अशी कहाणी कधी ऐकलेली नसते, हाई पोरगा म्हणजे आमच्या बिल्डिंगच्या वर छतावर एक भूत असतो, क्योंकि उसको ना उनके हाँ में हाँ मिलाना है, कहीं पे तो वो बात जोड़ के रखनी है। आपके आजू बाजू के लोग ना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन सारी चीजों में। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि कई बार अगर समझो, मानो मैंने आपको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, ऐसा बहुत कुछ कहा, ये कहने के बाद आप यहाँ से समझो, यहाँ पे आपके मन में, दिल में लगी आग, बाहर पाण्याची बकेट घेऊन समाज तैयार होता है। समझा क्या मेरी बात? मैंने कहा यहाँ इस भाषण के जरिए लगी आग, आप बिल्कुल, अरे बाप रे, मैं जर्मन के डिब्बे को लेकर आया रे, अम्मी अब्बू बोलो, देखो देखो ये लाया, मम्मी पापा, आई बाबा हे बघा, आणि ऐसा करके त्यांच्याकडे आहे पाण्याची बकेट। आज रोजगार या मार्गदर्शन शाळेमध्ये आपण सांगूया की डेअरीचा व्यवसाय करून बघ, फार चांगला असतो। घरी गेलं की एक जण भेटतोच तो आपल्याला सांगायला, गोबर निकालेगा क्या, ए दूध वाले भैया, तुझे पता है इसका डूब गया, उसका डूब गया, उसका डूब गया, उसका डूब गया। अपने दिल में जो लगी थी आग, वो पानी के बकेट से ऐसे बुझ जाती है। आपण जसं होतो संध्याकाळी तसं फिर सोड मध्ये विचार एखादं जे वारा आहे ते चालू आहे आपलं। यानी सुबह जो हम लोग कब्रिस्तान पहुंच गए थे, अधूरे सपनों को पूरा करने के बारे में सोच रहे थे, बेबाक और निडर होकर जीने के बारे में सोच रहे थे, संध्याकाळी जसं आहे तसं बरं आहे, यहाँ पर चले जाते हैं। इसमें ना बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे आजू बाजू के लोगों का। ये तुमसे बात क्या करते हैं, क्या सुनाते हैं, बहुत मायने रखता है। मैं छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगा। किस्सा बड़ा प्यारा है। किस्सा कुछ ऐसा है कि 5वीं, 6वीं, 7वीं के बाद मैं गया 8वीं कक्षा में। हमारे क्लास टीचर आए पहले दिन, वो हमारे जो सर थे वो काफी टॉल से थे, और आने के बाद सभी बच्चों की ओर देखकर कहते हैं, अरे ये कैसा सीटिंग अरेंजमेंट है, कैसे बैठ गए तुम लोग, अरे हाइट के हिसाब से बैठो। हाँ तुम वो मुझे कहा था, हाँ तुम खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। अरे उभा रहा म्हटलं तुला, म्हटलं सर मी उभाच आहे। अरे एवढा छोटा पोरगा एवढा मागे कसा काय, इधर बैठो सामने। मैंने अपने जिंदगी में इतना फास्टेस्ट प्रमोशन कभी नहीं देखा। मागच्या डेस्क बेंच वरून उठून डायरेक्ट समोर। बरं, तुम्हाला विश्वास बसणार नाही, तुमच्यापैकी बरीचशी लोक माझ्यासोबत या शब्दांसोबत जुळून घेतील। ये जो पीछे वाला डेस्क और सामने वाला डेस्क, ये जो दो डेस्क है ना, ये मानो 2 दुनिया की तरह है, 2 ग्रह की तरह है।
पीछे वाले की दुनिया एकदम अलग और सामने वाले की दुनिया एकदम अलग। मैं जब वहां से यहाँ आया तो पता चल रहा था कि पीछे का माहौल अलग ही था। उधर ना सब कुछ भी पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, मराठी पढ़ाओ, मॅथ्स पढ़ाओ, आमचं आको माको तू मले हे दाखव, आको माको लाल कलर दाखव, आको माको तू मला भूगोल का किताब खोलकर वो मैप सिंगापुर दाखव, चालू आपलं। स्वाभिमान नाम की चीज वहां रहती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ने अगर गुस्सा होकर अगर हमें पूछा, हाँ हुआ रहा सांग प्रश्नाचं उत्तर, सर माहित नाही मला, का एवढा आनंद कसा तुम्हाला? तुम्हाला माहिती आहे याला येत नाही सर, सर इकडे येत नहीं, सर याला येत नहीं, सर याला येत नहीं। दुख कब होता है? जब बाजू वाले को आता है, जब वो कहता है सर 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 वो कि तेरे वजह से मैं मार खाने वाला हूं ना। म्हणून आपल्या वर्गाचा होमवर्क पूर्ण करून यायचा ना, आपण त्याला नेहमी राग करायचो। आपल्या वर्गातल्या हुशार पोराशी कधी जमलंच नाही, तो आपल्याला एक शिष्ट एक तो हुशार किंवा आगाऊच वाटतो, कारण तो सगळं करून येतो ना, तो अभ्यास करून गेलेला आलेला असतो, होमवर्क पूर्ण केलेलं असतं आणि आपण मागणं बसणार आहे आपल्याला पाहू ना वेळेवर। मग काहीच वर्ष अभ्यास नाही केला की मग व्हेरी इम्पॉर्टंट शोधायला बरे, सर आईएमपी दो, आईएमपी दो, आईएमपी वीआईएमपी दो। अब वो पीछे रहने वाली की वैसी दुनिया, आको माको ये दिखाओ, वो आको माको वो दिखाओ। सामने गया, मैंने उस जो जिसके बाजू में बैठा हुआ था क्लास का सबसे होशियार बच्चा, सबसे होशियार, और उसका शर्ट ऐसे सफेदी देखी कहीं, वो टाइट सब, और मेरे यहाँ पर मेरा जो शर्ट था वो नील के धब्बों वाला। ढूंढते रह जाओगे सफेदी कहाँ है, क्योंकि मैं था गरीब घर का, इंदिरा गांधी आवास योजना वाला, मेरे माँ के पास इतना कहाँ पे समय था। उसका तो एक ही लॉजिक था कि शर्ट को अगर सफेद करना है तो उसे नीला करो, बहुत सारा अंबर नील डाल दो, 12 रुपयाची एवढी मोठी बॉटल यायची, बटा बटा टाकून दिला, बोल काढून लटकून दिलं, जरी बाबा वो आयन वायन लटके करके। अब मैं देख रहा हूँ उसने अपना किताब बाहर निकाला, नोटबुक सर को सुनने के लिए, त्याला कवर ब्राउन रंगाचं, त्याच्यावर स्टिकर जय गजानन महाराज प्रसन्न, त्याच्या खाली वर्ग शिक्षकाचे नाव, त्याचं नाव, रोल नंबर सगळं। मैंने अपना निकाला, जैकेट अलग, वो बाहर का अलग, दोनों खराब, क्योंकि पीछे वाले थे ना। अब आया, उसने अपना नोटबुक खोला लिखने के लिए, मोती जैसा उसका हैंडराइटिंग, मोती जैसा। आम्ही आमचं नोटबुक उघडलं, लकवा मार गया हमारे हैंडराइटिंग को, ये इधर पेन खराब हुआ, तिथेच चालू करून पाहला। मैं देख रहा था कि मेरी दुनिया और उसकी दुनिया बहुत अलग है। उसका टिकटॉक वाला बैग, माझी अंकुर बियाण्याची थैली, एकदम और इतना खराब लग रहा था, जैसे मैं उसको अलग सा देख रहा था, वो भी, उसने भी ऐसा मुझे पहली बार देखा था। अरे और अलगच पोरगा ये तो, कपडे व्यवस्थित नहीं, बैग नहीं, ये सगळं हैंडराइटिंग खराब। मैं जैसे मोती जैसा हैंडराइटिंग पहली बार देख रहा था, वो लकवा मारने वाला वो भी पहली बार देख रहा था। और फिर उसमें कमाल तो अब ये है, उसमें मेरे पीछे के दोस्त शंकरया, बाबया, पक्या, आनंदया, वो गारे घेना दमना, यानी वो ऊपर से चिढ़ाने के तैयार कि जो तुम अभी गए वहां पे जम गया, अभी माहौल चाहिए। जब ये सब हो रहा था तब धीरे से मुझे मेरा दोस्त नितिन क्या कहता है, अरे तुझे हैंडराइटिंग खूब खराब है रे। और यकीन मानिए दोस्तों, पहली बार जीवन में ये रियलाइज हुआ कि मेरी हैंडराइटिंग खराब है, मेरा शर्ट सफेद नहीं है, मेरी बैग अच्छी नहीं है। और उस दिन एक पाठ सीखा कि इंसान के जीवन में बदलाव तभी आता है जब उसे पता चलता है कि उसमें कोई कमी है, खामियां है। पहली बार जब पता चला कि मुझ में कुछ कमी है, उसी दिन मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश की। जब तक तुम्हें नहीं लगता है कि तुम में कुछ कमी है, तुम तब तक बदलते नहीं हो। कुआं में मेंढक जितने दिन तक रहेगा उतने दिन तक उसे हमेशा यही लगता रहेगा कि ये कुआं ही बड़ी दुनिया है। लेकिन जब तक वो समंदर के गहराइयों को नहीं देखेगा तब तक उसे बड़ी दुनिया का उसे वो अवेयर नहीं होगा, उसे पता नहीं चलेगा, अंदाजा नहीं लगेगा। मैं अपने दोस्तों को खराब
नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जब नितिन के पास बैठा तो 2 बातें सीखने लगा, अपने नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग बनाने लगा, शायद सवालों के जवाब देने लगा, और धीरे धीरे क्यों ना हो जाए जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। बहुत बार परिवर्तन इस वजह से भी आता है कि तुम्हारा दोस्त कौन है, तुम किन लोगों के साथ रहते हो, उठते हो, बैठते हो, और कौन सी बातें वो करते हैं। नकारात्मक बात करने वाले कभी भी आपको भरोसा नहीं दे पाते हैं, वो लगातार आपके पैर खींचते रहेंगे, और कई बार तो अच्छे अच्छे लोग भी बुरे संगत के वजह से बिगड़ जाते हैं। भरोसा बेहतर करने के लिए वैसे लोग होना ज्यादा जरूरी है जो आपको बहुत एनर्जी और उत्साह दे। यदि अगर नकारात्मक लोग ज्यादा बढ़ते गए ना, तो देन समझ लीजिए आपका भरोसा कम हुआ, आपका भरोसा 100% कम हुआ, क्योंकि आपको अच्छे और सही लोगों की ज्यादा जरूरत है। ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होते रहिए, एंड फिर देखेंगे आप कमाल कि आपका जीवन बहुत बेहतर और अमेजिंग हो रहा है। आखिरी वाले पड़ाव में लगभग मैं पहुंच चुका हूँ, 12:06 हो चुके हैं। एक वाली बात समझाकर आप सभी लोगों को इंटरव्यू के लिए जाना है। अलग अलग कंपनीज यहाँ पर पहुँच चुकी है, उनकी व्यवस्था वहाँ पर की गई है। मुझे आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक देना है, कहना है कि जाइए और बेबाक होकर अपने रेज्यूमे के जरिए आप अपने आप को पेश करिए, अपने उपलब्धियों को बताइए। भाषा मैटर नहीं करेगी, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करेगा। उस विश्वास के साथ वहां पर जाकर, उनके सामने जाकर अपने आप को पेश करिए। आई एम सो श्योर आप कहां से आते हो, कौन से गांव, कौन से शहर से आते हो, ये मायने बिल्कुल नहीं रखता है। आप 100% अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, वो सारा का सारा सब कुछ पा सकते हैं। ये जॉब से लेके बिजनेस तक सभी जगहों पर ये नियम लागू है। सिर्फ पहले तुम्हारे कल्पना के ऊपर, तुम्हारे बिजनेस के ऊपर, तुम्हारे बात के ऊपर तुम्हारा भरोसा चाहिए। अगर वो है तो देन जो चाहे आप वो हासिल 100% कर सकते हैं। आखिरी वाली एक बात सुनाऊंगा और शब्दों को विराम दूंगा। आखिरी वाली बात सिर्फ इस चीज के साथ जुड़ी हुई है कि एक बार एक गुरुजी पर्वतों से होकर एक मंदिर जा रहे थे, और ऐसे वो बारी बारी मंदिर देखते थे और आगे बढ़ रहे थे। बहुत थक गए, एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए गए। वहां पर एक लकड़हारा पहले ही लकड़ियां काटने के बाद वहां पे आराम कर रहा था। गुरुजी वहां पर गए, आराम करने लगे। लकड़हारा ने उनको प्रणाम किया और कहा कि गुरुजी आप कहाँ जा रहे हैं? बालक मैं उस मंदिर जा रहा हूँ। गुरुजी आप बार बार उस मंदिर को क्यों देख रहे हो? गुरुजी हंसकर कहते हैं बालक वहां ही जाना है तो उसी को देखूंगा। तो वो लकड़हारा हाथ जोड़कर कहता है कि गुरुजी छोटी मुंह बड़ी बात होगी, कह सकता हूँ क्या कुछ? हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या बोलना है? गुरुजी पर्वतों से जब आप निकलते हो ना, तब जहाँ जाते हो वहां बार बार नहीं देखा करते, मंदिर को बार बार मत देखा करें आप। उससे ना आपको लगेगा कि वो बहुत दूर जा रहा है। पर्वतों में वो बहुत नजदीक दिखता है लेकिन होता बहुत दूर है। तो फिर मैं क्या करूं बेटा? गुरुजी आप ना मंदिर की ओर जाते वक्त ध्यान ना अपने कदमों की ओर देना। आप ना मंदिर की ओर जाते वक्त ध्यान ना अपने कदमों की ओर देना, क्योंकि उठाया हुआ हर एक कदम आपको इस बात का एहसास करा के देगा कि आप मंजिल के एक कदम नजदीक आए हो, एक कदम नजदीक आए हो। जीवन में ऐसे ध्यान टहन बदलाव कभी नहीं होते हैं। ये छोटे छोटे कदम हर रोज उठाने पड़ते हैं, छोटे 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 छोटे। भले ही आज वो नजर ना आते हो, भले ही आज उसकी कोई तारीफ ना करो, लेकिन वो उठाया हुआ कदम जो है ना, जब वो एक साथ इकट्ठा जब हो जाता है ना, तो वो बहुत बड़ा काम बन जाता है और वो फिर दुनिया को नजर आता है। एकदम समाजाला एकदम धक्का देण्याच्या प्रक्रियेत पडू नका। एकदम येऊन सगळ्यांना सांगाल की बघा मी काय मिळवलंय, काही गरजेचं नाहीये। 100 प्रयत्न करा, 100 ठिकाणी 100 वेळा छोटे छोटे प्रयत्न करा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका इंग्लिश खराब है, आपको बोलना नहीं आता है, एक सेंटेंस एवरीडे कहिए। जाइए कहिए हाउ आर यू, बाद में कहिए आई एम फाइन, कहिए हाउ अबाउट यू, फिर कहिए थैंक यू, माय नेम इज। ये एक एक सेंटेंस इकट्ठा करते जाइए। एक साल के दिन होते 365, हर रोज का एक सेंटेंस भी बोलने में लाया ना तो टोटल सेंटेंसेस बनते 365।
और रोजमर्रा का कॉन्वर्सेशन करने के लिए आपको सेंटेंसेस की जरूरत होती है सिर्फ 250। इतने छोटे छोटे कदम उठाकर भी यू कैन रीच दैट गोल। बस ये ना सोचिए कि मैं अचानक से कोई जादू की तरह लोगों के सामने आकर बदलाव लाऊंगा। ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। कभी ऐसा कभी सुना है आपने कि कोई ड्राइविंग क्लास ऑनलाइन लगा लिया? ड्राइविंग क्लास कभी ऑनलाइन लगती है क्या? नहीं। ड्राइविंग क्लास लगाने के लिए आपको फिजिकली वहां पे जाना होगा, ड्राइवर के सीट पर बैठना होगा, शायद गलतियां करोगे, शायद गाड़ी ठोक भी जाएगी, रिवर्स नहीं आएगा। ऐसे करते करते एक दिन फिर आप कंधे पर यहाँ फोन रखकर गियर बदलकर शहर के बीचों बीच जो चौक है उसमें से गाड़ी निकाल लोगे। ये सारा सब कुछ आपके छोटे छोटे एफर्ट्स की वजह से होता है। इसलिए छोटे छोटे एफर्ट्स जरूर उठाते जाइए और देन डेफिनेटली आपको जो कामयाबी चाहिए वो कामयाबी आपको 100% मिलेगी। इतना प्रेम और सम्मान से सुनने के लिए मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। विक्रम जी ठाकरे और उनका मित्र परिवार, भारतीय विद्यालय, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के सभी लोग बहुत प्यार से और बहुत प्रेम से आप सब लोग इस टॉक को सुन रहे थे। एक वक्ता की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि उसके सुनने वाले कितने अच्छे दिल से सुनते हैं। आप बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे थे, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूँ और आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। अभी आप सब लोगों को एक प्रोसेस के तहत गुजरना है, उसके लिए तैयार रहिए। कामयाबी आएगी ही आएगी आपके पास। सिर्फ भरोसा रखकर अपने आप को उन लोगों के सामने पेश करिए। मुझे यहाँ बुलाया, इतना प्रेम और सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद। तुमचं स्किल जे तुम्ही तुमच्या हृदयाच्या खोलीपासून आमच्याकरिता या ठिकाणी भारतीय महाविद्यालय सर्वांच्या वतीनं मी आपला शतशः ऋणी आभार मानणार नाही। आभारानं माणसं दूर जातात, परंतु सरांचं आपण करूया आणि आपण आता लगेच पुढच्या प्रोसेस करता जातो आहे। मी या ठिकाणी प्रोफेसर आनंद मांजरखेडे सरांना या ठिकाणी व्यासपीठावर ज्यांचं रजिस्ट्रेशन व्हायचं आहे त्यांनी आता रजिस्ट्रेशन करून घ्या। 3 वॅकन्सीज आहे। CNC ऑपरेटर्स त्यांना 2 सॅलरी